नमस्कार, अभिनंदन। ज्ञानश्री इंस्टीट्यूट मधेपुरा आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हम लोग जो है इतिहास को पढ़ रहे हैं। इतिहास में जो है हम लोग पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे आज, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। तो उस सीरीज में हम लोगों ने राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद की विशेषताएँ क्या हैं, राष्ट्रवाद के उद्भव कैसे होते हैं, साथ ही हम लोगों ने 1789 क्रांति को हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग जो फ्रांसीसी क्रांति जब होते हैं 1789 क्रांति, उसके बाद वहाँ की राष्ट्रवाद की क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे ही संविधान पर आधारित जो है राष्ट्रवाद हो गई, तो संविधान आधारित राष्ट्रवाद मतलब इस सीरीज की आप इस बात को समझिए कि राष्ट्रवाद या फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो वहाँ के शासन जो वो कहीं ना कहीं संविधान पर आधारित हो गई, जो पहले राजतंत्र हुआ करता था, और लोगों के बीच में जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार की भावनाएं जो पनपने लगी, जो पहले कहीं न कहीं सिकुड़ चुकी थी क्योंकि उसे जो है पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, और समानता की तो बात ही आप हटा सकते हैं। और फ्रांसीसी क्रांति के जस्ट बाद जो है फ्रांस के झंडा को भी जो कहीं न कहीं जो परिवर्तन लाया गया, झंडा में जो है नया झंडा लाया गया, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के पहले जो झंडे थे वो कहीं न कहीं राजतंत्र के थे, वो धीरे-धीरे उसको ख़त्म कर दी गई। साथ ही नेशनल असेंबली का जो गठन किया गया, आंतरिक जो मतलब आंतरिक आयात और निर्यात थे जो अपने देशों के अंदर जो व्यापार किए जा रहे थे, उस पे कहीं न कहीं जो शुल्क जो थे उसको क्या किया गया, आंतरिक शुल्क को ख़त्म कर दिए गए, और माप-तौल की समान व्यवस्था का जो है आरंभ किए गए वहाँ पे। और फ्रेंच राष्ट्र की जो है भाषा जो है फ्रेंच की जो है फ्रेंच को जो राष्ट्र की जो है साझा भाषा बनाया गया। ये राष्ट्रवाद की विशेषताएँ थी फ्रांसीसी क्रांति के बाद की जो वहाँ की स्थिति थी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेपोलियन का शासनकाल को एक बार देख लेते हैं कि नेपोलियन का शासनकाल कैसा रहा, क्या रहा। देखिए, जब फ्रांस में पर नेपोलियन ने अपना शासन शुरू किया तो वो प्रजातंत्र को हटाकर जो राजतंत्र को स्थापित कर दिया। ठीक है, प्रजातंत्र को हटा के जो वो राजतंत्र स्थापित किया, यानी गणतंत्र स्थापित किया। नेपोलियन के समय व्यापार का आगमन और संचार काफ़ी ज़्यादा विकास होता है इसी समय में, और राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए, राष्ट्रवादी विचार को फैलाने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और वहाँ के क्षेत्रों को कर बढ़ाकर जबरन जो है भर्ती सेना में किए जाने लगे, जैसे अनेक कानूनी व्यवस्था जो स्थापित किए, जो इनके शासनकाल को कहीं न कहीं जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसी को कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए नेपोलियन ने जो 1804 में नागरिक संहिता लेके आते हैं, जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह संहिता जो 2004 में लागू किया गया था, इससे जन पर आधारित जो विशेष अधिकार थे उसको कहीं न कहीं खत्म कर दिया गया, और न केवल न्याय के सामने जो लोगों के जो समक्ष समानता स्थापित करने के प्रयास किया, बल्कि लोगों का जो है संपत्ति के अधिकार को कहीं न कहीं वो सुरक्षित करने का प्रयास किया। ठीक है। अब देख लेते हैं कि वहाँ की जो है 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएँ क्या थी। कह रहे हैं जन पर आधारित जो है जितने भी लोगों के बीच में फ्रांस के लोगों का जो है जन पर आधारित जितने भी विशेष अधिकार थे कहीं न कहीं उसको ख़त्म कर दिए गए थे। और जब हम लोगों ने पढ़ा था कि आपसे इस बात को समझ, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि समाज कैसे थी, तो समाज को आपने बताया था कि हमने 2 वर्ग में बँटा हुआ था। तीसरा वर्ग का उद्भव बाद में होती है। तो जो उच्च वर्ग थे उसको काफ़ी ज़्यादा अधिकार थे, मतलब कह सकते हैं कि आप पूरी की पूरी उसे अधिकार थे, लेकिन उसके निम्न वर्ग जो थे उनको कहीं न कहीं अधिकार नहीं थी। तो जो 1804 की नागरिक संहिता आती है तो वो चीज़ को कहीं न कहीं ख़त्म कर देती है। ठीक है। और साथ ही कानून के सामने जो समानता और लोगों की जो संपत्ति रखने के अधिकार को कहीं न कहीं वो सुरक्षित रखा। इसलिए क्योंकि आप इस बात को समझिए कि जब 1789 क्रांति हुई थी, उसके पहले जो वहाँ के समाज की स्थिति थी कहीं न कहीं असमानताएँ काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि कुछ वर्ग के लोगों के पास जो सीमित लोगों के पास जो है काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति थी, लेकिन जो ज़्यादा संख्या में थे उनके पास जो काफ़ी कम मात्रा में धन संपदा थी। एक तरह से कह सकते हैं वो खेतिहर मजदूर की तरह जो है बड़े लोगों के, उच्च वर्ग के लोगों के साथ काम कर रहे थे। ठीक है। अब समझ सकते हैं इस बात से कि वहाँ की प्रशासनिक स्थिति कैसी रही होगी 1789 के बाद। लेकिन 1804 में जो नागरिक संहिता में जो है प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया। ठीक है। और इसमें जो एक सबसे बड़ी विशेषताएँ ये रही इनकी
कि जो सामंती व्यवस्था थी वो कहीं न कहीं उसको ख़त्म कर देगी। सामंती व्यवस्था आप समझ सकते हैं, सामंती व्यवस्था समझिए इसे, कि सामंती व्यवस्था ये होती है जब एक किसान है, मतलब किसानों के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, वो अपने अंडर कई सारे किसानों को काम देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सामंती व्यवस्था। उसे टैक्स कर के रूप में जो भी वसूलते हैं, वो कहीं न कहीं उसको सामंती व्यवस्था कहा जाता है। किसान ने भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क को जो है कहीं न कहीं किसानों को मुक्ति दिया गया। किसानों को जो जागीरदारी शुल्क देना पड़ता था, उच्च वर्ग के लोगों को, जो उसको कहीं न कहीं ख़त्म कर दी गई। शहर में जो कारीगर थे उसके जो श्रेणी संघ हुआ करते थे पहले। श्रेणी संघ का इस बात से समझिए कि मतलब उनके संघ हुआ करते, जैसे आज के दौर में यूनियन है, रेलवे यूनियन है, किसान का यूनियन है, मतलब कई सारे यूनियन, उसको कहीं न कहीं वो नियंत्रण जो उस पे थे उसको कहीं न कहीं हटा दी गई। जो नियंत्रण श्रेणी पे जो नियंत्रण उसको हटा दिया गया पूरी तरह से, ठीक है? तो ये नागरिक संहिता 1804 की जो नागरिक संहिता थी नेपोलियन की, उसकी जो ये विशेषताएँ थी। इनमें 2 वर्ड आया, एक वर्ड आया जागीरदारी। सर जागीरदारी क्या होती है? जागीरदारी, इसके तहत ज़मींदारों या उद्योगपति के द्वारा तैयार किए गए सामान के कुछ हिस्से कर के रूप में सरकार को देना पड़ता है, जिसे जागीरदारी के नाम से जानते हैं। इनमें एक चीज़ और आती है, रूढ़िवाद की बात करते हैं। तो रूढ़िवाद एक ऐसी राजनीतिक दर्शन है कि परंपरा या स्थापित संस्थानों की रिवाजों पर जोर देता है, जो तेज बदलाव के बजाय क्रमिक धीरे विकास पे प्राथमिकता देता है, जिसको हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं वियना कांग्रेस क्या होती है। वियना कांग्रेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय महाशक्ति जो है एक साथ मिलकर जो नेपोलियन हराने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी हुए। ठीक है, अब ये सारे मिलके एक प्रतिनिधि, इनके सभी इन सभी देशों के जो प्रतिनिधि थे, सभी मिलके जो यूरोप में एक जगह जो है इकट्ठा होते हैं। जो जगह था वो वियना था। उसकी अध्यक्षता अगर बात करें तो अध्यक्षता की जो है चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ठीक है, इस संधि के तहत जो 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। पहला कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया, ताकि जो भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार नहीं कर सके। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 की क्रांति हुई, तो उसमें जो है बुर्बो राजवंश का जो है कहीं न कहीं जो है सत्ता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। उसको वो सत्ता बहाल करने का प्रयास किया गया, जिनमें वो सफल भी होते हैं। और जो गणतंत्र स्थापित हुई थी, जिसको राजतंत्र स्थापित हम कह सकते हुआ था, उसको धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया, मतलब गणतंत्र जो था उनको कहीं न कहीं खत्म करके राजतंत्र स्थापित किया। ठीक है, अब वियना संधि की विशेषताएँ क्या थी? तो फ्रांस में वो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप में एक नई रूढ़िवादी परंपराओं को जो कायम करना, जो करने में सफल हो गए। फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया जो नेपोलियन के समय जीते गए थे, उस पर कहीं न कहीं खो दिए, क्योंकि वियना संधि की वजह से। और फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाए गए। ये सारी चीज़ें इन यहाँ की विशेषताएँ रही। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 1830 की जो है भूख या कठिनाई, जिस भूख और जन विद्रोह जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको कहते हैं 1830 की जो क्रांति। तो देखिए 1830 की क्रांति, 1830 वर्ष को जो है कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है, क्योंकि कारण क्या रहा कि वहाँ पे ज़बरदस्त जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, और गांव के लोग धीरे धीरे जो शहर की तरफ रुख करते जा रहे थे। साथ देखिए इस बात को, जब जनसंख्या बढ़ रही तो लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो सीधी सी बात समझिए कि लोगों के बीच का जो जीवन स्तर वो धीरे धीरे गिरेगा और गरीबी फैलेगी। इसी अब देखिए इससे भी बड़ा आपको प्रॉब्लम्स क्या होने लगी। इसी साल लोगों की जो फसल थी वो बर्बाद होने लगे, लोगों को खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी, और इस पे जो छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ थी वो भी धीरे-धीरे बंद होने लगी। ठीक है? और खाने-पीने की कमी के व्यापक बेरोज़गारी की वजह कारण जो है लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह किए। लोग सड़क पर उतर आए, जगह-जगह अवरोध लगाए गए, जिसे कृषक विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है? और जिससे यूरोपियन सरकार ने अपने आप को गणतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है? और ये 21 साल के बाद जब 1815 में, जब समझिए इस बात को, 1815 के बाद जो है फिर से गणतंत्र होता है। 1815 में वियना कांग्रेस के बाद जो स्थापित होती है, फिर जो है 1830 के आसपास जब क्रांति होती है,
तो इसमें जो है आम लोगों की जीत होती है। आम लोगों की जीत होने के बाद जो है कानून जो थे उनमें कुछ बदलाव लाए गए। कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ये रहे कि 21 साल से कम उम्र वाले को वोट डालने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। तो 21 साल से अधिक जिसका भी उम्र है उसको वोट देने का अधिकार मिल गया। सभी नागरिकों को काम की जो गारंटी दी गई और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई कारखाने खोले गए और धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। ये 1830 की क्रांति की कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, इनमें एक शब्द आती है नारीवादी, जो आज के दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। कहते हैं कि नारीवादी सोच है या नारीवादी आपकी सोच है। तो सर नारीवादी होता क्या? तो नारीवादी पुरुष को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार एवं हितों की जो बोध नारीवाद कहलाती है। तो नारीवाद विचारधारा की जब हमने बात करें तो विचारधारा को भी हम लोग देखते हैं। विचारधारा एक खास प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचारों का समूह होता है जो विचारधारा कहलाती है। जैसे इस बात को समझिए, आप किसी भी चीज़ के बारे में आप परपेक्स बनाते हैं या आप अपनी विचारधारा बनाते हैं कि वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सोचते हैं। ठीक है, अब जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे होता है? क्योंकि दो एकीकरण काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप जो है यूरोप की क्रांति पढ़ेंगे या यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो ये दो चीज़ें पढ़ना जरूरी है। तो इनमें जो पहला चीज़ था 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि जर्मनी की एकीकरण कर दे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि राष्ट्र निर्माण में यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज ताकत ने मिलकर इसे दबा दिया था। जस्ट उसके बाद क्या होता है कि प्रसा ने यह भार अपने ऊपर लिया और कहा कि जर्मनी के एकीकरण के वो करके ही रहेंगे। और उस समय के जो प्रसा के मुख्यमंत्री थे जो ऑटोमन बिस्मार्क थे, जिसे लौह एवं रक्त नीति के अविलंबक माने जाते। ठीक है, और प्रसा की राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया और 7 वर्ष के दौरान जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्ध में प्रसा की जीत हुई तथा एकीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। 1771 में केसर विलियम प्रथम को नए राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में प्रसा की महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ और जर्मन में नए राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्था, आधुनिकीकरण पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, इटली के एकीकरण को हम लोग देख। इटली के एकीकरण के समय में कह सकते हैं कि इटली एक 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में मेजनी ने इटली के एकीकरण के कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 और 18 क्रांतिकारी जो विद्रोह वो काफ़ी असफल हो गए। 1859 में जो फ्रांस के सिडनी पिनमाउंट ने एक चतुर कूटनीति संधि से, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को जो हरा दिया, और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ठीक है, तो मेजनी के बारे में बात कर रहे थे। मेजनी कौन था? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बिहार बोर्ड के। जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप क्वेश्चन पूछा थे मेजनी कौन था। तो मेजनी का जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। कुछ समय पश्चात ये कार्बोनेट गुप्त संगठन के सदस्य बने गए। 24 साल के युवावस्था में लिंगोरिया में क्रांति करने के लिए 1831 में देश निकाला दिया गया इसे। उसके पश्चात उन्होंने जो 2 भूमिगत संगठन की स्थापना की। पहला था मिशनाई में यंग इटली और दूसरा में बार्न में यंग यूरोप नामक जो है 2 क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। मेजनी के द्वारा राजतंत्र का जो पुरजोर विरोध किया गया एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ठीक है, हम लोग काउंट केबोर को देख लेते। काउंट कैमिलियो दी काबोर सिडनी पिनमाउंट का मंत्री था जो इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। हालांकि स्वयं न तो क्रांतिकारी थे न तो राजतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। फ्रांस के साथ कई चतुर्नीति के पीछे काबूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया गया जा सकता था और जा गया भी। इसके बाद जो इटली का एकीकरण यह संभव हो सका। ठीक है, अब गैरीवाल्डी के बारे में बात कर लेते हैं। गैरीवाल्डी वो नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वो दक्षिणी इटली के 2 सिसिलियों
राज्य में प्रवेश कर गए। स्पेनी शासकों को हटाने के लिए दक्षिण स्थानीय किसानों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली और सिसिली के राजा इम्यूनुअल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। ठीक है, चलिए अब दो चीज़ हमको देखना जरूरी है कि हम लोग जो है 1830 की क्रांति, जिसको जुलाई की क्रांति कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चार्ल्स दसम जो है निरंकुश और प्रक्रियावादी शासक थे, जिसने जब फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा राष्ट्र जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का काम किया। उसने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए, जिसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोंगलेनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोंगलेनेक पूर्व में लुईस 18वें के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की। उसने विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। इस कदम से उदारवादियों ने चुनौती और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोंगलिक के विरुद्ध गहरा संतोष प्रकट किया और चार्ल्स दसम ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और क्रांति में 28 जून 1830 को गृह युद्ध प्रारंभ हो गए। इसे ही जुलाई की क्रांति कहते हैं। परिणाम स्वरूप चार्ल्स दसम को फ्रांस की राजगद्दी त्यागना पड़ा और इंग्लैंड में पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में विवो राजवंश का अंत हो गया। ठीक है, जैसे कि 1830 की क्रांति हो तो उसके बाद जो है परिणाम स्वरूप जो विवो राजवंश के स्थान पर जो आर्लेंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप और उदारवादी पत्रकार और पेरिस की जनता का समर्थन प्राप्त थी। अतः तो ये उदारवादी नीतियों के पक्ष में थे और संवैधानिक गणतंत्र से निर्मित रहे। ठीक है, फिर क्या होता है, 1848 में क्रांति होती है, जस्ट 18 वर्ष बाद। 1830 में तो होती है, फिर 18 वर्ष बाद 48 में होती है। अब शासक जो लुई फिलिप अभी भी होता है। ठीक है, लुई फिलिप तो वैसे भी उदारवादी शासक था, परंतु काफ़ी ज़्यादा वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। जो उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम मार्गी नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह से वैधानिक समाज आर्थिक सुधार के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया और जिसने शासन कार्यों में अभिरुचि नहीं थी, जो अल्पमत भी था, जिसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही विदेश नीति में किसी भी तरह की सफलता हासिल की। और उसके शासनकाल में देश में भूखमरी बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। वह गीजो की आलोचना के लिए सुधारवादियों 22 जनवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए। लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया और 24 फरवरी लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ दिया और इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली गणतंत्र घोषित हुए और 21 वर्ष से ऊपर जितने भी व्यक्ति थे सभी को मताधिकार का प्रदान किया। काम के गारंटी दी गई। गणतंत्रवादियों लामार्टेन एवं सुधारवादियों नेता लुई ब्ला था। दोनों शीघ्र में मतभेद आरंभ हो गए और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। और इस तरह जो क्रांति से फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था है सिर्फ वही नहीं अंत हुआ, बल्कि इटली, जर्मनी, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इस क्रांति
इटली में जर्मनी को उदारवादियों को बढ़ते जन संतोष ने फायदा उठाया और ये राष्ट्र एकीकरण के राष्ट्र की स्थापना की मांगों को बढ़ाया और संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। और उसके बाद जो है जर्मनी और इटली का एकीकरण भी संभव हो पाया। ठीक है।